हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे इस वीडियो में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सिगमंड फ्रायड। इनका जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखेंगे। ये आपका चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या KBS हो या कोई भी टेट हो, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये सिगमंड फ्रायड जी की है। इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। एक तो ईड, ईगो, सुपर ईगो। ये 3 प्रकार के इन्होंने व्यक्तित्व बताए हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत कौन सा है। मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा, कहीं कहीं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत लिखा मिलेगा, जिसे साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने किया। अगला क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ के निवासी थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया यानी वियना के निवासी थे। 2 क्वेश्चन देखिए बन गए दोस्तों। एक तो इनका सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत कौन सा है और ये कहाँ के निवासी हैं। जो इनका सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। और इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए हैं। अब मन कौन से? चेतन मन, अर्धचेतन, अचेतन, यानी यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है, यानी कि इस समय जो प्रेजेंट में हम क्या सोच रहे हैं, इसको कैसे प्रयोग करेंगे या यूज करेंगे, ये अचेतन में होता है। और अर्धचेतन में क्या होता है दोस्तों? इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद टाइम देकर याद किया जा सकता है कि हमें क्या करना है, उस समय हमने क्या कहा था, थोड़ा माइंड पे जोर डाल के बातें याद आ जाती हैं। और अचेतन में क्या होता है दोस्तों? इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती हैं कि मैंने कल क्या काम सोचा था, क्या करना है। इस तरीके की बातें याद नहीं आती हैं कितना भी माइंड पे जोर दे लें, तो उसे अचेतन कहते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा है। यहाँ पे गलत लिख गए दोस्तों, बांटा है। एक तो इड, ईगो, सुपर ईगो यानी परा अहम। इड में क्या होता है देखिए, इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भूख लगना, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों के चिंतन किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। इसे क्या कहते हैं? ईद यानी अहम। और ईगो में क्या होता है? यह आवश्यकताओं पे इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेशन भी करता है। यह परिणामों की चिंता करता है। और परा अहम यानी सुपर ईगो में क्या होता है दोस्तों? यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करना है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगा वह बुरे कामों से उतना ही दूर रहेगा, जैसे चोरी करना या फिर झूठ बोलना। इन सब जो गंदे काम होते, बुरे काम होते, उनसे जो सुपर ईगो वाले व्यक्ति होते हैं वो दूर रहते हैं। अब देखिए मनोलैंगिक विकास, मुख्य अवस्था। इसकी जो एज होती है 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। इसमें जो बच्चा होता है ओंठ जीभ द्वारा चूसकर दबाकर आनंद प्राप्त करता है, यानी ओरल स्टेज में ये जो छोटा बच्चा होता है जो माँ से फीडिंग करता है वो उसी से आनंद प्राप्त कर लेता है। अगुदी अवस्था में क्या होता है दोस्तों? इसकी जो एज होती है, सबसे पहले आप लोगों को एज पता होनी चाहिए कि 2 से 3 वर्ष मानी जाती है। इसमें बच्चा टॉयलेट मलत्याग
करके आनंद प्राप्त करता है। और उत्तर लैंगिक अवस्था में क्या होती है, इसकी तो एज होती है 3 से 5 वर्ष। बालक का संतुष्टिकरण जननांगों द्वारा पर केंद्रित हो जाता है। फ्रायड के अनुसार बालक अपनी माता तथा बालिका अपने पिता से प्रेम करते हैं और उसे 2 भागों में बांटा, दूसरे में बांटना नहीं चाहते। जो उत्तर लैंगिक में क्या होता है दोस्तों, जो बच्चा होता है वो अपने, चाहे लड़का हो या लड़की, वो अपने मम्मी पापा को दूसरे से बांटना नहीं चाहता है। अब देखिए लड़का होता है वो पिता की अपेक्षा माता से ज़्यादा प्यार करता है, तो उससे क्या कहते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स यानी ओडिपस ग्रंथि कहते हैं। और जो लड़की होती है वो अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है माँ के अपेक्षा, तो उसे इलेक्ट्रा ग्रंथि यानी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये 2 हेडिंग है वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं कि जो लड़का होता है वो माता की अपेक्षा पिता की अपेक्षा माता से ज़्यादा प्यार करते हैं, उस ग्रंथि को क्या कहते हैं। या फिर लड़की अपने माता की अपेक्षा पिता से ज़्यादा प्यार करती है तो उसे क्या कहते हैं, कौन सी ग्रंथि कहते हैं। तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए दूसरी, ये चौथी स्टेज जो है सुप्तावस्था, इसका जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों 5 से 12 वर्ष माना जाता है। काम क्रियाएं बंद हो जाती हैं और बच्चा अपने सेम जेंडर के साथ रहना शुरू कर देता है। और जननांगी अवस्था में क्या होता है, इसमें विषमलिंगी प्रेम होता है, यानी जो 12 से 18 वर्ष होता है कि लड़का लड़की से प्रेम करने लगता है और लड़की लड़के से, यानी अपोजिट। और स्वामोह किसे कहते हैं दोस्तों, इसमें व्यक्ति खुद से प्रेम ज़्यादा करता है ना कि दूसरे से। तो यही से क्वेश्चन बनता है कि स्वमोह किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके 4 ऑप्शन हो गए, पापा से, मम्मी से, दोस्तों से या परिवार से, किससे ज़्यादा, तो खुद से। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समायोजन यानी एडजस्टमेंट में क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उसे क्या कहते हैं, समायोजन कहलाता है, ताकि आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। यानी किसी भी माहौल में खुद को ढाल लेना, उसी को समायोजन कहते हैं। और कुसमायोजन क्या होता है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं पूर्ति नहीं कर पाता तो वह कुसमायोजन को दर्शाता है। अब कुसमायोजन के तत्व देखिए कौन कौन से। तनाव, जब व्यक्ति वातावरण मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में आ जाता है। जैसे कोई काम सोचता है, जो व्यक्ति वो कर नहीं पाता, वो तनाव ग्रसित हो जाता है। और दबाव में क्या होता है, जैसे कोई प्रतियोगिता या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करे और वो जीत ना पाए और आत्मसम्मान के लिए वह व्यक्ति जो होता है वो दबाव में आ जाता है कि मैंने ये चीज़ जीत पाए, मेरे पे क्या असर पड़ेगा। कुंठा, किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना, उसे कुंठा कहते हैं। द्वंद्व, जब एक ही समय में 2 शक्तियां जागृत हो जाती हैं तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक साथ 2 काम को सोचना कि हम ये पहले करें या वो करें, पहले 2 करने उसे दोनों काम हैं लेकिन क्या करें उसको समझ में नहीं आता, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर जो होता है वो द्वंद्व चलने लगता है। अब सुरक्षा युक्तियाँ कौन कौन सी हैं देखिए, या ऐसी युक्तियाँ होती हैं इसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक स्थायी कवच के साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। समायोजन के लिए व्यक्ति जिन रक्षा युक्तियों का सहारा लेता है वह 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है दोस्तों, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें चेतन रूप में अपनाता है, यानी प्रेजेंट रूप में सोचता है। और अप्रत्यक्ष क्या है, तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति
अचेतन रूप में अपनाता है कि वो भूल जाता है, उसे याद नहीं आता है। आगे देखिए तर्क संगत, जिसमें व्यक्ति कोई अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठा कारण और प्रतिक्रिया देता है, जैसे पेपर पास ना होने पर अध्यापक को दोष देना। जैसे कि अभी सीटेट का पेपर था ना, जो बच्चे पास नहीं हुए हैं वो टीचर को देते थे कि मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया तभी मेरा पेपर पास नहीं हुआ, तो उसे तर्क संगत कहते हैं। दमन में देखिए क्या होता है दोस्तों, ये हेडिंग पूछी जाती हैं। इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार या भावना अचेतन मन में चली जाती हैं। और शमन में क्या होता है, जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है कि जो मेरी इच्छा है, वो सोचता है कि जो मेरी इच्छा है पूरी नहीं होंगी तो उसे मैं याद करके क्या करूं, उसे भूल जाना ही अच्छा रहेगा। क्षतिपूर्ति, इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियां या सफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है, जैसे कम लंबाई वाली लड़की द्वारा ऊंची हील की सैंडल पहनना। जैसे जो छोटे हील की लड़की होती ना, इनकी लंबाई कम होती है, वो अपना लंबाई पूरी करने के लिए हील वाली चप्पल पहन लेती हैं तो वो लंबी दिखने लगती हैं। तो जो उसमें कमी होती है यानी दूसरी चीज़ से पूरी करना, उसे क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं। आगे देखिए आप लोग, आत्मीकरण यानी तदात्मीकरण जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। जैसे सलमान खान को देखकर लड़के बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर जैसे तेरे नाम वाली मूवी चली थी ना, उसमें जो सलमान खान था उसने 20 से मांग काढ़ी थी ना, वैसे लड़कों ने उनकी बहुत कॉपी की थी और तेरे नाम वाले बाल कटवाने लगे थे, बीच की मांग निकाल के चलते थे। प्रतिस्थापन में क्या होता है दोस्तों, जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर घर जाकर बच्चों पर गुस्सा निकालना, उसे प्रतिस्थापित करना यानी एक जगह से पाना और दूसरी जगह निकाल देना, जिस उसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन अभी है, हेडिंग और है। देखिए प्रतिगमन, प्रतिगमन में क्या होता है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है यानी उसे कोई टेंशन होती है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है। जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़फोड़ करना, उसे क्या कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं। जैसे यहीं से क्वेश्चन बनता है कि गुस्सा आने पर बच्चों की तरह तोड़फोड़ करना, उसे क्या कहते हैं, उदात्तीकरण कहते हैं या प्रतिगमन कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं। और उदात्तीकरण में क्या होता है दोस्तों, इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज से स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है। जैसे बचपन में गुस्सैल बच्चे का बड़ा होकर बॉक्सर बनना, उसे उदात्तीकरण कहते हैं। ये हो गया सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, जिसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं, पूरा कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोग स्क्रीन पे, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण डैश में होता है, इदम अहम पराम परिस्थितियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पर अहम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित है। इदम में, अहम में, परा अहम, लिबिडो। तो किसमें, जो दूसरा इन्होंने व्यक्तित्व बताया था, ईगो सुपर ईगो, तो ईगो में आता है यानी अहम। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ, सारे वहीं से क्वेश्चन लिए। एक 4-5 वर्ष के बालक ने अपने पिता की अपने माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है। जो मैंने 2 ग्रंथि बताई थी,
एक तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, पराअहम, नर्सिजम। तो जो लड़का होता है ना, उसको जब माता से ज़्यादा प्यार होता है तो उसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जो लड़की को होता है तो उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? सिगमंड फ्राइड, यानी बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्तित्व होता है अनैतिक व सामाजिक, दबाव, दुश्चिंतता, कुंठित। तो जो व्यक्तित्व हो वो क्या हो जाता है? अनैतिक व सामाजिक हो जाता है, यानी ए ऑप्शन इज राइट। ओके, फ्रायड के मनोविश्लेषण के सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है चेतन के स्तर को, व्यक्तित्व की संरचनाओं के या रक्षात्मक युक्तियों को, उपयुक्त सभी। इसमें तो मैंने सभी पढ़ाया है, चेतन के स्तर भी पढ़ाए हैं, व्यक्तित्व की संरचना यानी व्यक्तित्व के प्रकार भी पढ़ाए हैं, और सुरक्षा युक्तियों भी पढ़ाई है, यानी इसीलिए तीनों, डी ऑप्शन इज राइट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलते हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। ओके।